हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरएम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि हमारा सीटेट का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सारी वीडियोस देखने के लिए आपको जाना होगा चैनल की प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सीटेट 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर आप सीटेट के पेपर 1 एंड पेपर 2 की मैथ्स से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन जो हम प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। इससे सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स में से मैथमेटाइजेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना कि वो ट्रू नहीं है, ये ट्रू है, क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट के साथ, रियल कॉन्टेक्स्ट के साथ आइडेंटिफाई करना है। दूसरा कहता है एल्गोरिदम को याद करना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि मैथ्स की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सके मीनिंगफुली। चौथा कहता है रियल लाइफ के साथ सॉल्यूशंस को लिंक करना, रिलेट करना। तो देखिए, हमने मैथमेटाइजेशन की बात कर ली है। उसमें हमने देखा कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मुलेट करना, उनको रियल लाइफ से लिंक करना, उसको कम्युनिकेट करना, ये मैथमेटाइजेशन होता है। जिसमें हमने मेमोराइजेशन की बात नहीं की थी, तो इसका मतलब मेमोराइजिंग एन एल्गोरिथम ये मैथमेटाइजेशन के लिए करेक्ट नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें पूछा गया है कि मैथमेटिकल कंसेप्ट जो हम देखते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि फ्रैक्शन हमें होल नंबर से पहले पढ़ानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखाने चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है नंबर कंसेप्ट और पैटर्न्स अलजेब्रिक थिंकिंग के लिए, यानी अलजेब्रा के लिए बेस का काम करते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है प्रोपोर्शनल रीजनिंग में अलजेब्रा का कोई रोल नहीं है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो देखिए, हमने अभी क्या कहा कि कनेक्शन किस किस चीज में होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कंसेप्ट आपस में इंटीग्रेटेड है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कहा गया है कि अलजेब्रा की थिंकिंग के लिए हमें नंबर, कंसेप्ट और पैटर्न्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क के लिए, अगर मैथ्स की क्लास की बात करें तो वहां पे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क के लिए इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट इंडिकेट कर रहा है। पहला ऑप्शन कहता है कि टीचर बच्चों को डाइस ब्लॉक कैसे यूज करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चे क्विज का आंसर हैंड रेस करके दे रहे हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चे इंडिपेंडेंटली बिना टीचर के सपोर्ट के जियो बोर्ड का यूज कर पा रहे हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए, जो फ्रेमवर्क हमें बताना है वो बताना है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होगा, जब बच्चे आपस में ग्रुप बना के काम कर रहे हो। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें बताया गया कि बच्चे किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके वर्क कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सिचुएशन दी गई है, एक क्वेश्चन दिया गया है जो बच्चों के सामने टीचर ने प्रेजेंट किया। तो उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना है। तो पहले सिचुएशन या क्वेश्चन देख लेते हैं जो टीचर ने बच्चों के सामने प्रेजेंट किया, वो क्या है। उन्होंने कहा है कि ग्राफ x इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, जो दूसरा ग्राफ है x इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर प्लस 2 को इंटरसेक्ट करता है। क्या ये सही है या नहीं। तो इसमें आप क्या क्या कंजक्चर देना चाहेंगे, मतलब कि क्या क्या आपके यहाँ पे अनुमान है, क्या क्या आपके आइडियाज हैं, उसके बारे में आपको बताना है। और जो आपका आइडिया है, क्या वो इस वाली स्टेटमेंट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस बी, ये जो दूसरी सिचुएशन है, इस पे एप्लीकेबल है या नहीं। बेसिकली ये पूरा एक क्वेश्चन टीचर ने बच्चे को दिया, तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन के जरिए टीचर क्या जानना चाहती है। यहाँ पे बेसिकली टीचर ये देखना चाह रहे हैं कि क्या जो लर्निंग आउटकम यहाँ पे बच्चों के लिए सेट किया गया है, कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि टीचर को सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से दो ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है कि यहाँ पे रीजनिंग स्किल को एनालाइज नहीं किया जा सकता, एसेस नहीं किया जा सकता। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि टीचर को इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो देखिए, हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मेन पर्पस क्या था। इसका मेन पर्पस था ये देखना कि जो लर्निंग आउटकम्स टीचर पोज करना चाह रही है, सेट करना चाह रही है, क्या वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें लर्निंग आउटकम इस क्वेश्चन के लिए जो सेट है, जैसे कंपैरिजन और एनालाइज करना, वो फुलफिल होगा या नहीं, इस चीज को देखने के लिए क्वेश्चन सेट किया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, जो मिस्टर राजू है, एक टीचर है, मैथमेटिक्स के टीचर, उन्होंने क्लास 8 के स्टूडेंट्स के कुछ असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, होमवर्क, मॉडल, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, इन सभी को कोलैबोरेट किया, इन सबको इकट्ठा किया। तो इसके जरिए मिस्टर राजू ने कौन से असेसमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। क्यूमुलेटिव रिपोर्ट को, रूब्रिक्स को, एनेक्डोटल रिपोर्ट को,
या फिर पोर्टफोलियो को। इन्होंने यहाँ पे पोर्टफोलियो को यूज किया, पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यहाँ पे सभी वर्क जो बच्चे ने क्लास में किया, चाहे असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, होमवर्क हो, कुछ भी हो, सबको कोलैबोरेट किया गया है। जब इन सभी असाइनमेंट्स वर्क को कोलैबोरेट किया जाता है, वो पोर्टफोलियो का काम करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। एक्चुअली मैथ्स के बारे में एक स्टेटमेंट है, ये डेफिनेशन है, हमें बताना है कि ये डेफिनेशन किसने दिया है। लॉक ने, गैलीलियो ने, ब्रूनर ने, या नेपोलियन ने। ये स्टेटमेंट दिया गया है लॉक का। लॉक ने स्टेटमेंट दिया था कि मैथ्स एक माइंड को सेटल करने का, रीजनिंग करने का, हैबिट डेवलप करने का एक तरीका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। किसी एक फेमस पर्सनैलिटी का आपको डेफिनेशन दिया जाए, पूछा जाए कि वो डेफिनेशन किसने दिया है। तो अगर आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, याद कर लीजिए। अगर नहीं होता तो क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आप गेस वर्क भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि टीचर लेसन प्लान बना रहा है डाटा हैंडलिंग का, जिसमें उन्होंने कुछ स्टेप्स आइडेंटिफाई किए हैं। हमें इन स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाना है। ये स्टेप्स अभी रैंडमली दिए गए हैं, हमें इन स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कलेक्टिंग द डाटा, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन और एनालाइजिंग द डाटा। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे, मतलब जिस चीज का डाटा कलेक्ट करना है उसे हम फॉर्मुलेट करेंगे, यानी सी ऑप्शन सबसे पहले आएगा। तो इन ऑप्शन में सी सबसे पहले कहाँ पर है, वो है सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में। तो इन दो को रखकर हम बाकी को कैंसिल कर देते हैं, इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन तो फॉर्मुलेट कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे डाटा को कलेक्ट, यानी ए ऑप्शन, सी के बाद आएगा ए। तो जो थर्ड ऑप्शन है उसमें सी के बाद ए मेंशन किया गया है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बजाय के पूरा क्वेश्चन पढ़ने के। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शंस आपके कंफ्यूजिंग वाले आए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, टीचर ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2D फिगर्स। जब टीचर ने क्वेश्चन पढ़ाया तो उसके बाद उन्होंने बच्चे के साथ डिस्कशन स्टार्ट की, बच्चों को उन्होंने डिस्कस करने के लिए कहा, ताकि पता चल सके कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई। तो डिस्कशन के दौरान एक बच्चा बोला कि कोई भी दो रीजन जिनका एरिया सेम है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ध्यान दीजिए बच्चे ने क्या कहा, बच्चे ने कहा कोई भी दो रीजन जिनका एरिया सेम है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है स्टूडेंट का जनरलाइजेशन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों ने जो जनरलाइज किया है वो क्वाड्रिलेटरल के लिए करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चे के इस आंसर को इग्नोर करने की जरूरत है। चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चे को यहाँ पे मिसकंसेप्शन है जिसे एड्रेस करने की जरूरत है। और वाक्य में जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है कि हर दो फिगर जिसका एरिया सेम हो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो इस मिसकंसेप्शन को एड्रेस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्टेटमेंट टीचर ने दिया, एक डेफिनेशन दी, एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें कहा गया कि कॉमन डिविजर ऑफ टू नंबर इज अ नंबर विच डिवाइड्स बोथ द गिवन इंटीजर्स। अगर दो इंटीजर्स का कोई कॉमन डिविजर है तो वो उन दोनों इंटीजर्स को डिवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, क्या ये प्रोपोजिशन है, डेफिनेशन है, एक्सियम है, या ओपन सेंटेंस है? तो ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन वो चीज होगी जिससे हम ये देख पाएंगे कि कोई भी जो स्टेटमेंट दिया गया है वो करेक्ट है या नहीं। तो ये डेफिनेशन है जो डिफाइंड है पहले से कि अगर दो इंटीजर्स का कोई कॉमन डिविजर होगा तो वो नंबर उन दोनों को डिवाइड करेगा, ये डेफिनेशन है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, एक एक्टिविटी है, इसमें टीचर ने क्या किया, उन्होंने स्क्वायर शीट ली और उसको हाफ फोल्ड किया और बीच में उन्होंने पंचेस किए, मतलब कुछ निशान बनाए, छेद किए, और फिर उन्होंने पेज को दोबारा से अनफोल्ड किया, खोला। तो ये जो एक्टिविटी टीचर ने करी, इस एक्टिविटी के जरिए हम क्या क्या सिखा सकते हैं, सिमेट्री वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्रैक्शन, सिमेट्री फ्रैक्शन, या फिर सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए वॉल्यूम तो सिखा नहीं सकते क्योंकि वॉल्यूम के लिए 3D ऑब्जेक्ट चाहिए था, पेपर 3D नहीं है, तो वॉल्यूम वाली जो पॉइंट्स है वो हमारे कैंसिल हो गए। अब बच्चा सिमेट्री फ्रैक्शन या फिर सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए अगर हम पेपर फोल्ड कर रहे हैं, उसमें कुछ डिजाइन वगैरह बना रहे हैं, तो इससे सरफेस एरिया का कोई रोल नहीं है, बचा क्या, सिमेट्री एंड फ्रैक्शन। तो इस कंसेप्ट के जरिए बच्चे को हम सिमेट्री और फ्रैक्शन सिखा सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको जाना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.dailybytes.in, जहां जाकर आपको कोर्स एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। सीटेट के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, जहां आपको सीटेट के दो मॉक देखने को मिलेंगे। एक है फुल फ्लेज मॉक टेस्ट जिसमें पूरा पेपर आपको दिया गया कंप्लीट मॉक 150 नंबर का 150 क्वेश्चन वाला,
दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक, जिसमें हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कंटेंट पे, पैडागोजी के किस तरह के क्वेश्चंस आए वो देखने को मिलेंगे। पहले आप टॉपिक वाइज की प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप पूरे फुल फ्लेज मॉक की प्रैक्टिस करिएगा सीटेट की परफॉर्मेंस का बूस्ट करने के लिए। चलिए आते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि जिसमें मैथमेटिक्स टीचर स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं कि जितने भी रेक्टेंगल्स डायग्राम में दिए गए हैं उन सबको आइडेंटिफाई करो। डायग्राम एक टीएलएम होता है जिसमें स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल को यूज करके एक फिगर बनाई जाती है। तो उस डायग्राम में से टीचर ने बच्चों को रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए कहा। तो इस एक्टिविटी के जरिए बच्चे का हम कौन सा लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो वैन हिल ज्योमेट्रिकल रीजनिंग में दिया गया है। मतलब अगर बच्चा ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि डायग्राम में कौन कौन से रेक्टेंगल्स है, तो बच्चा किस स्टेज पे होगा। विजुअलाइजेशन, एक्सियोमेटिक या एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट शेप्स, या फिर रिकॉग्निशन ऑफ शेप्स। ये 4 स्टेजेस हैं। एक्चुअली स्टेजेस नहीं है, स्टेजेस के एक कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, इसके बेस पे हमें स्टेज आइडेंटिफाई करनी है। तो बच्चे को यहाँ पे रिलेशन बेसिकली जानना होगा कि किस तरीके से जो डायग्राम है उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम या ट्राइंगल जो भी दिया गया है उनमें से कौन सा रेक्टेंगल है वो बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, यानी शेप्स उसे यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रही हैं। सो रिकॉग्निशन ऑफ शेप यहाँ पे बच्चा कर पाएगा, ये वाली स्किल बच्चे की डेवलप होगी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि बच्चों को अगर हम गेम्स एंड पजल के जरिए पढ़ाएं तो मैथ्स में हम कौन सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ डेवलप कर सकते हैं। प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यूटिलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग एंड फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए यूटिलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होता है। प्रोसीजर अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या डेवलप होगी अगर हम गेम्स एंड पजल्स का यूज करें। देखिए गेम्स एंड पजल का यूज हो रहा है तो यहाँ पे बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट के लिए गेम्स वगैरह की जरूरत नहीं होती, सिंपल बच्चों को बताओ अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। एंड प्रोसीजर भी बच्चे को यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है, लेकिन गेम्स एंड पजल के जरिए प्रोसीजर डेवलप नहीं होगा। गेम्स एंड पजल के जरिए हमें पता चलेगा कि बच्चे की कंसेप्ट पे कितनी अच्छी कमांड बनी है, कंसेप्ट कितना अच्छा बच्चे को समझ आया है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन है 2-3 पेपर्स में आया है। तो प्राइमरी मैथमेटिक्स के टीचर है वो हमेशा बच्चों के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वगैरह करवाते रहते हैं ताकि वो देख सके कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है, और बच्चों की जो परफॉर्मेंस रहती है उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से कंसेप्ट लेने हैं, किस तरीके से बच्चों की नॉलेज को कंसोलिडेट करना है, किस तरीके से नया कंसेप्ट उन्हें पढ़ाना है। तो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग टीचर चेक करते हैं प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, तो वो क्यों करते हैं, ताकि वो एक असेसमेंट का क्राइटेरिया सेट कर सके जिसमें वो प्लानिंग कि किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से असेस करना है ये देख सके, या फिर टीचर यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें कंप्लीट करना चाहिए सिलेबस, इस चीज पे फोकस रखना चाहिए, या फिर बच्चों के असेसमेंट के लिए ये चीजें की जाती है ताकि टॉपिक खत्म हो और बच्चों का असेसमेंट किया जा सके। साइक्लिकल मॉडल है ताकि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से इंफॉर्मेशन मिल सके कि बच्चों को कितनी नॉलेज है, किस तरीके का एनवायरनमेंट उन्हें चाहिए, किस तरीके से उन्हें असेस करना है। तो बेसिकली हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज यही जानने के लिए करते हैं कि बच्चे की नॉलेज कितनी बिल्ड हो रखी है, किस तरीके से हम उसे और बिल्ड करवा सकते हैं या नया कंसेप्ट पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों को जब हम प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं तो उनके असेसमेंट, किस तरीके से उन्हें एनवायरनमेंट देना है, किस तरीके से पढ़ाना है, उस पर हम फोकस रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनीस एक टीचर है जो बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट देती है जिसमें बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप्स क्लासिफाई करना होता है। अगर टीचर बच्चों के इस वर्क को असेस करेंगे, इस प्रोजेक्ट को असेस करेंगे, तो वो कौन सी टेक्निक यूज करेंगी। रूब्रिक्स, पेपर पेन टेस्ट, चेकलिस्ट या कंसेप्ट मैप। देखिए यहाँ पे बच्चे को हमने क्या कहा है कि अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स क्लासिफाई कर पाए बच्चा, इसके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। तो पेपर पेन टेस्ट या फिर चेकलिस्ट से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे वो जो काम होगा वो या तो कंसेप्ट मैप के जरिए हो सकता है या रूब्रिक के जरिए हो सकता है। तो यहाँ पे हम बच्चे को कंसेप्ट मैप बनवाएंगे लेकिन उसके जरिए हम असेस नहीं कर पाएंगे। तो रूब्रिक इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट टेक्निक, बेस्ट टूल जिसके जरिए हम बच्चों को असेस कर पाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे, ये देख पाएंगे कि बच्चे को कि किस तरीके से उसने ये काम किया है, किस तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग बनी है। तो रूब्रिक्स इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ड प्रॉब्लम का क्या पर्पस है जब हम बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम देने का क्या पर्पस है, क्या मकसद है। दे कैन बी यूज टू टेस्ट लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, बच्चे की लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए, या फिर फॉर्मल एल्गोरिथम बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके इसलिए, या फिर बच्चों की मैथ्स की नॉलेज को उनके आउटसाइड वर्ल्ड के साथ लिंक करने के लिए,
या फिर बच्चों के लिए इजी बनाने के लिए कि वो जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसे इजीली समझ सके, कॉम्प्रिहेंड कर सके। देखिए वर्ड प्रॉब्लम देने का मकसद यही होता है कि बच्चा किस तरीके से सिचुएशन देखे जब वो रियल लाइफ में उस कंसेप्ट को देखेगा, तो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हम मैथ्स को लिंक कर सके, इसलिए बच्चे को हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस देते हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें मेंशन है कि बच्चे को मैथ्स आउटसाइड वर्ल्ड के साथ लिंक किया जा सके, इसलिए हम बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार रिपीट भी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि प्री नंबर कंसेप्ट जब बच्चों को हम यूज करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो इन चारों में से प्री नंबर कंसेप्ट के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? क्लासिफिकेशन, पैटर्न एंड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। सेकेंड ऑप्शन कहता है काउंटिंग, स्किप काउंटिंग या क्लासिफिकेशन। देखिए स्किप काउंटिंग बच्चे को हम प्री प्राइमरी में नहीं करवाते, प्री नंबर कंसेप्ट में नहीं आता, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे स्किप काउंटिंग मेंशन है। फोर्थ ऑप्शन कहता है क्लासिफिकेशन, काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। देखिए क्लासिफिकेशन सही है, काउंटिंग भी सही है, क्योंकि ये कंसेप्ट हम प्री नंबर में बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, लेकिन ऑर्डरिंग ऑफ नंबर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को नंबर इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। नंबर इंट्रोड्यूस होते हैं जब बच्चा नंबर कंसेप्ट में या फिर प्राइमरी क्लास में एंटर करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, जिसमें क्लासिफिकेशन, पैटर्न एंड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मेंशन है। ये 3 चीजें हैं जो हम बच्चे को प्री नंबर कंसेप्ट में सिखाते हैं, समझाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में तो आपसे पूछा गया है कि मैथ्स टेक्स्ट बुक के लिए कौन सा फीचर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन एक ये भी आया हुआ है पेपर में कि मैथ्स की टेक्स्ट बुक के लिए कौन सा फीचर होना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है कि ये हायर क्लासेस के साथ लिंक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि हिरारिकल मैनर में होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कॉन्टेक्सचुअलाइज होना चाहिए, यानी कि रियल लाइफ के साथ लिंक होना चाहिए। तो कौन सा फीचर नहीं है जो मैथ्स की टेक्स्ट बुक के लिए होना चाहिए? वो है कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल वाला। ये जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि टेक्स्ट बुक कभी भी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होती है, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है यूज ऑफ मैन्युपुलेटिव्स, यानी कि कॉन्क्रीट मटेरियल का यूज करना बेसिकली एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स का। क्यों? क्योंकि इससे हम बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, ध्यान रखिए प्राइमरी करिकुलम की बात हुई, तो प्राइमरी करिकुलम के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ कनेक्शन बना पाते हैं। सेकेंड ऑप्शन कहता है इससे स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा बनता है, या स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो स्कोर अच्छा बेटर कर पाते हैं एनुअल इंस्पेक्शन में। थर्ड ऑप्शन कहता है कि मैथमेटिकल कॉम्प्रिहेंड बच्चा इजीली कर पाता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन कहता है इससे टीचर का टाइम बचता है और उनको वर्ड प्रॉब्लम या फिर जो प्रॉब्लम्स होती है वो ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व नहीं करनी पड़ती। तो देखिए जब हम बच्चे को मैनिपुलेटिव्स करवाते हैं यानी कंक्रीट मटेरियल का यूज करवाते हैं, तो उसका मेन मकसद ये रहता है कि बच्चा मैथ्स के कंसेप्ट सीख पाए, समझ पाए, उसकी अवधारणाएं बन पाए। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यूज ऑफ कंक्रीट या फिर यूज ऑफ मैनिपुलेटिव्स का इस्तेमाल बच्चों के कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीएफ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ का क्वेश्चन एक ना एक आपको जरूर मिलेगा पेपर में, चाहे पेपर लेवल 1 का हो या लेवल 2 का हो। तो जो एनसीएफ 2005 है वो प्राइमरी लेवल के लिए यहाँ पे बात की गई है, प्राइमरी क्लास के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करते हैं। तो इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच कौन सी है? मैथमेटिक्स को हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, या मैथ्स को बच्चे के एक्सपीरियंस के साथ इंक्लूड करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, चाहे वो एक्सपीरियंस उसका स्कूल के अंदर का हो या बाहर का हो। मैथ्स को हमें बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो एनवायरमेंटल साइंस हो या फिर लैंग्वेज हो, उसके साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। मैथ्स को हमें इंटीग्रेट करना ही नहीं चाहिए हायर मैथमेटिक्स के साथ। तो देखिए यहाँ पे एनसीएफ की बात की गई है और एनसीएफ इंटीग्रेशन की बात करता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब है बच्चे की रियल लाइफ के साथ और जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसके साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। सो ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट है जिसमें बी और सी मेंशन है। एनसीएफ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा जब भी आप इसे क्वेश्चन करें, क्योंकि दोनों तरह के क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, दोनों तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, और हर पेपर में इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको जाना होगा वेबसाइट पे, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे दोनों मॉक में, उनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।